हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ, इस वीडियो में आप लोगों के लेकर आए हैं क्लास 9th का विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। जिस प्रकार 10th वाले बच्चे मचा रहे हैं उस प्रकार आप लोग को भी मचाना है। और चिंता ना करो, आप लोग लाइव क्लास के बारे में सोच रहे हो ना, तो वो भी मिलेगा जल्दी। आप लोग का लाइव क्लास भी शुरू होने वाला है पीडब्ल्यू जैकबोर्ड पर, जिसमें आप लोग को साइंस पढ़ाने वाले हैं और हर एक विषय का अलग अलग शिक्षक होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग अभी इसमें टॉप 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं ना। और बता दो, आप लोग का लाइव क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैनल का, वहां पर लाइव क्लास होगा, जुड़ के रहिएगा। हाँ, तो इसमें हम लोग विज्ञान में जो 40 क्वेश्चंस हैं ना, आप लोग एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसी प्रकार से हम लोग बिल्कुल वही मतलब उसी आधार पर प्रश्न इसमें करने वाले हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए मेरे प्यारे बच्चे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं और एग्जाम में आप लोग तबाही मचाने वाले हो, है ना। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ कुछ पढ़ा है, A+ का सपना रखो और हम वो आपको पूरा करके देंगे। चलिए पहला प्रश्न आप लोग का दूध है। दूध क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, गैस के मिल्क। आपको पता है दूध बहता है, पानी जैसे बहता है उसी प्रकार से। तो जो भी चीज भैया बहती है क्या है ना, पानी हो गया, दूध बोल दो, चाय बोल दो, कोल्ड ड्रिंक्स बोल दो, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। नहीं प्यारे बच्चे, ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, सॉरी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल। अब देखो यहां क्या आसपास हमारी क्या है? गैस है। विकास सर आसपास ऐसे हाथ चला देंगे, ऐसे पानी में चलाऊंगा थोड़ा सा रुकावट आएगा, और ठोस में दीवार को मान जाओ भैया हाथ ही टूट जाएगा। क्यों? दीवार में क्या है? ठोस चीज है ना, वो ईंट से बना हुआ है। पानी क्या है? द्रव है, थोड़ा बहुत कणों के बीच में फासला होगा। लेकिन यहां भैया गैस के कणों के बीच बहुत सारे फासले होते हैं, यानी बहुत गैप होता है। आराम से हाथ चलाओ, यानी उसमें आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है गैस में, और ठोस में सबसे ज्यादा होता है आकर्षण बल। यहां पर तो यहां लिखा हुआ है गैस। हर एक चीज को ऐसे समझ जाओ ना, ताकि रटने की जरूरत ना पड़े, है ना, ताकि एग्जाम में आए बोले भाई विकास सर से पढ़ लिया है, कुछ डरने का नहीं। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है मेरे पास बच्चे? बहुत कम होता है। ठोस में सबसे ज्यादा होती है आकर्षण बल। तभी तो भैया आप दीवार से आर पार कर सकते हो हाथ को? नहीं, गैस में आराम से चलाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कराटे से जाओ, है ना। तो गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है मेरे दोस्त, बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है। अगला प्रश्न आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर क्या करेगा? तैरेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि यह जल से भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है ना। बर्फ जल से हल्का होता है, या फिर आपका बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो देखो बर्फ का टुकड़ा ना जल पर तैरता है, क्योंकि बर्फ जल से क्या होता है? हल्का। भैया जो चीज हल्का होगा वही तभी तो तैरेगा। और इसे याद रखना, बर्फ का जो घनत्व होता है ना, जल से अधिक नहीं, जल से कम होता है। अगर ये भी ऑप्शन में रहता है कि बर्फ का जो घनत्व है जल से कम रहेगा, जिस चीज का घनत्व है वो कम है वो तैरेगा। यहां पर बर्फ का क्या है? जल से हल्का है बर्फ, तो हल्का होने पर भी तैरेगा, घनत्व कम होने पर भी तैरेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे स्क्रीन के सामने क्या है मेरे प्यारे बच्चे, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? जब गैस को गर्म करेंगे तो क्या होगा? फूलेगा और ज्यादा बढ़ेगा, तो क्या होगा? आयतन बढ़ जाएगा। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न देखोगे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक मिनट रुक जाओ, है ना। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह है? गर्मी में हम लोग क्या पहनते हैं? अभी गर्मी का दिन आ रहा है, क्या पॉलिस्टर वाला पहनना चाहोगे? भैया बहुत गर्मी लगेगा, क्या होगा? मम्मी हमें तो सूती वाला कपड़ा चाहिए, दिलवा दो। तो सूती वाला कपड़ा ना, उसमें गर्मी का अनुभव कम होता है, तो क्या हो जाएगा? सूती, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोटॉन कण क्या है? प्रोटॉन यहां पर ऋण आवेशित है, धन आवेशित है, धन या फिर आवेश विहीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आवेश मतलब होता है चार्ज। प्रोटॉन जो सॉरी यहां पर क्या है? प्रोटॉन होता है धन आवेशित, उस पर क्या होता है? प्लस चार्ज। याद रखना, प्रोटॉन होती है धन आवेशित। इलेक्ट्रॉन अगर बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित। और न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल होता है, कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। तो अगर प्रोटॉन की बात की गई है तो क्या हो जाएगा? धन आवेशित किरण हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन बोलता तो ऋण आवेशित होता। क्लियर छो? आगे देखो, परमाणु भार बराबर होता है, तो परमाणु भार बोलो या परमाणु द्रव्यमान बोलो, ये होता है क्या? न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होती है बेटा? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और ये आप लोगों का हो जाएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को एन बोलो, प्रोटॉन को पी बोलो, तो एन प्लस पी यानी पी प्लस एन कहीं पे है, ऑप्शन नंबर 3, है ना। ये होता है द्रव्यमान। हाँ देखो, प्रोटॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है ना। चलो अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो याद रखना, परमाणु के नाभिक में आप लोगों का प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। जैसे मान लो ये क्या हो गया? परमाणु का नाभिक हो गया। यहां पर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। जैसे आप किसी के चक्कर लगाते हो ना भैया, गोल 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 गोल, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या चारों ओर घूमते रहता है। क्या होता है? इसके चारों ओर घूमती रहती है इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गर्लफ्रेंड है और इलेक्ट्रॉन उसके बॉयफ्रेंड है, चारों ओर घूमेगा उसके। इनमें कौन अक्रिय गैस है बताओ?
नाइट्रोजन या फिर आप लोगों का नियॉन, क्लोरीन या ऑक्सीजन। तो बता दूं अक्रिय गैस का अर्थ होता है वो क्रिया नहीं करती है ना। तो इसमें आप लोगों का जीनोन आता है, क्रिप्टॉन आता है, नियॉन आता है। तो क्या हो जाएगा नियॉन, याद रखना नियॉन, जीनोन, क्रिप्टन, आर्गन, ये सब जो है आपका अक्रिय गैस है क्योंकि इसका पेट भरा हुआ रहता है। अच्छा अक्रिय क्यों है? क्योंकि इसका अष्टक बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है, बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप जाओगे किसी शादी पार्टी में, है ना, अभी सीजन भी चल रहा है, आपका पेट 8 पूरी से भर जाएगा, तो भैया आपको सामने कितो दे दे, कुछ हो दे दे, मिठा दे दे या फिर रसगुल्ला, कुछ हो दे, खाने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। तो ये खुश है अपना, है ना, इससे किसी कोई मतलब नहीं, कोई किसी अभिक्रिया नहीं करेगा। ये केनाल किरणें किसका किरणपुंज है? तो प्यारे बच्चे केनाल किरणें जो होती है ये धन आवेशित किरणें होती है। कौन सा? धन आवेशित किरणें होती है ना, ये धन आवेशित होती है, धन आवेशित होती है। धन आवेशित मतलब समझते हो? धन आवेशित मतलब भैया इस पर प्लस चार्ज होगा, और इनमें से किस पर प्लस चार्ज होगा आप खुद बोल सकते हो भैया, पी से प्लस, पी से प्रोटॉन, याद रखना, है ना। चलो तो धन आवेशित किरणें है मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का किरणपुंज हो जाएगा। अगर एक तत्व के समस्थानिक होते हैं क्या होता है? समस्थानिक क्या होता है बताओ? एक तत्व के समस्थानिक क्या होता है? भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, या फिर समान परमाणु संख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, जो एक तत्व के समस्थानिक होता है ना वो होता है समान परमाणु संख्या बट भिन्न द्रव्यमान संख्या। क्या हो जाएगा? समान परमाणु संख्या और क्या हो जाएगा? भिन्न द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, है ना, याद रखना। चलो वेरी गुड, समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाए बताओ? समान परमाणु संख्या। कौन बोला है सर? ये समान परमाणु संख्या। इसकी जगह पर अगर आपको बोलता समभारिक, क्या बोलते मेरे लाल? अगर बोलता समभारिक तो क्या करते? तो याद समभारिक में होता है द्रव्यमान समान होता है। क्या होता है समभारिक में? द्रव्यमान समान होता है ना। चलो समभारिक में क्या हो जाएगा? द्रव्यमान समान हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देखो, अगला है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन तथा 17 प्रोटॉन है ना। कितना है? 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? मैंने अभी कहा परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जोड़ना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है देखो, 18 गो न्यूट्रॉन है, 18 लिख दो, और कितना प्रोटॉन है? 17 गो प्रोटॉन है, 17 लिख दो। 18 और 17 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो जब भी आपको द्रव्यमान संख्या निकालने बोले क्या करोगे? न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ दोगे। अगर सर प्रोटॉन की संख्या निकालने बोले तो द्रव्यमान संख्या में क्या कर दोगे? न्यूट्रॉन को माइनस कर दोगे। अगर न्यूट्रॉन का निकालने बोले तो भैया इधर पी है प्लस में, उधर माइनस हो गया, द्रव्यमान में क्या कर दोगे? प्रोटॉन को माइनस कर दोगे। बस इतने से सिंपल बात है मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या हो जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी, है ना, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? बताओ, यदि किसी का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, विस्थापन शून्य है। एक मिनट दिख रहा है आप लोग को? एक मिनट। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा, ओ हम नवा। चलो अब सही है, हाँ चलो, है ना। तो यदि किसी वस्तु का विस्थापन, देखो विस्थापन मतलब क्या है? मान लो आप गए यहां से, क्या आप यहां पे खड़े हो, है ना, आप यहां से गए अपने गर्लफ्रेंड का घर, गर्लफ्रेंड को लेके चल गए उसका दोस्त का घर, उसका दोस्त को लेके उसके गर्लफ्रेंड के दोस्त का घर, अब वापस आप आ गए घर। आपका विस्थापन क्या हो गया? 0। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु में आप दुनिया भर घूम के आओ, लेकिन अंतिम जहां पर आते हो तो उनके बीच का, अब मान लो आप यहां पर जाके यहां से गए यहां रुक गए, तो विस्थापन क्या? ये सबसे कम दूरी वाला विस्थापन होगा, है ना। तो दो बीच में दो बिंदु के बीच में सबसे जो कम दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चे, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो आप देखो यहीं से शुरू किया था, यहीं आके खत्म हो गया, तो विस्थापन क्या है? शून्य। लेकिन क्या बोले, इसमें दूरी नहीं चल भैया, इतना दूरी चल के आ गया, सोच रहे हो? तो विस्थापन अगर 0 हो तो दूरी शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें तो शून्य नहीं होगा। शून्य कहां हो जाएगा? तो भैया यहीं पे खड़ा था, यहीं पे है, कहीं चला ही नहीं, तो विस्थापन भी शून्य, दूरी भी शून्य। तो अगर विस्थापन शून्य है तो आपका दूरी शून्य क्या हो सकता है? वस्तु द्वारा यही दूरी शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, है ना। चलो अगला प्रश्न, ऑडोमीटर क्या मापता है? तो याद रखना, ऑडोमीटर जो है ना गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को मापता है, कि गाड़ी कितना दूर चल रहा है उसके द्वारा चली गई दूरी को मापता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। हाँ अगर स्पीडोमीटर रहा तो स्पीडोमीटर कौन मापता है? स्पीडोमीटर मापता है गाड़ी का चाल को, कि कितना स्पीड से चल रहा है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग कितना होगा? मीटर पर सेकंड, यानी इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। याद रखना, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना रहे तो आप सीधा 5/18 से गुना कर देना। ट्रिक याद रखना, 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया रहे उसको बदलना पड़े किलोमीटर पर आवर में, अभी कॉपी में लिख भी लो, है ना। इसको अगर किलोमीटर बदलना पड़े तो इसका उल्टा कर दो, 18/5, यानी किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो क्या हो जाएगा? 18/5, है ना, गुना कर देना, सिंपल सा। तो भैया मुझे क्या बदलना है? हमें तो बदलना मीटर पर सेकंड में, तो 18 को गुना कर दो, 18 को 5/18 से, यानी 18 टाई फेस हो गया, क्या बच गया? 5। तो 5 मीटर पर सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 5, है ना।
चलो अगला प्रश्न है, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं। देखो किसी विशेष दिशा में कण की चाल को क्या बोलते हैं? जब किसी विशेष दिशा में किसी चीज का चाल को देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। दिशा अगर जुड़ गया तो समझो उसे क्या बोलेंगे? वेग। अगर दिशा नहीं रहेगा, अगर विशेष दिशा नहीं रहेगा तो क्या होगा? चाल ही होगा, है तो विशेष दिशा में अगर चली गई दूरी बोल रहा है तो विस्थापन, सिर्फ दूरी चल रहा है तो दूरी। लेकिन अगर वही चाल की बात करें तो विशेष दिशा में चाल है, विशेष दिशा में फिक्स डायरेक्शन। अगर दिशा की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे चाल को, है ना। दूरी अगर दिशा के साथ है तो क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। चलो समझदार हो मेरे प्यारे बच्चे। न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन बल का होता है, कार्य का होता है, त्वरण का कि एक्सेलरेशन का? तो याद रखना न्यूटन जो मात्रक होता है ना वो बल का मात्रक होता है। बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन होता है ना। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? याद रखना न्यूटन की गति का जो पहला नियम है क्या है? ये जड़त्व का नियम है। पहला नियम क्या बोलता है? कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, गतिशील है तो गतिशील है। जैसे आप भैया सोए होते एकदम सोए हो आराम से, आपका जड़त्व है जब तक कोई आपको नहीं उठाएगा। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, है ना। मतलब क्या होता है ना, इसे बोलते हैं न्यूटन गति का प्रथम नियम है। तो एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल में क्या होता है? आप मतलब साइकिल चला रहे हो, चला ही रहे हो जब तक कोई आपको रोके टोके ना। तो इस प्रकार से जब कोई गति हो रही है उसे कोई मतलब एक्स्ट्रा बल लगाकर रोका जाता है ना। तो ये हो गया क्या? पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? वो बल का नियम। दूसरा नियम क्या होता है? F बराबर ma होता है, याद रखना, है ना। और तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। जैसे आप किसी को मारे एक चाटा, उठा के घुमा के दिया आपको एक चाटा, है ना। आप दीवार को धक्का मारोगे तो आपको भी दीवार उतना ही बल से धक्का मारेगा। ये होता है तृतीय नियम, है ना। तो याद रखना तीनों नियम कोई पूछ सकता है। तो न्यूटन गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा? तो बल भैया F बराबर ma कौन होता है? दूसरा नियम बोलता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो ध्वनि तरंग की चाल सबसे ज्यादा होती है मेरे पास बच्चे ठोस में। सबसे ज्यादा ठोस में होती है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम होती है गैस में, है ना। 21 नंबर, श्रव्य ध्वनि का परास क्या होता है? श्रव्य ध्वनि यानी जितना ध्वनि हम लोग कान सुन सकता है, सहन कर सकता है ना, जितना हम लोग कान सहन कर सकता है, तो ये होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 एचजेड। ये आपका हो जाएगा सही, 20 से 20,000। अच्छा ये 2,000 है ना, तो 20,000 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हाँ, ये 20 से ऐसा भी लिखा हो, 20 से 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा रह सकता है। तो किलो मतलब होता है 1000, है ना। 20,000, 20 से 20,000 बोलो या 20 से 20 किलो हर्ट्ज बोलो, बात बराबर है मेरे भाई बच्चे। अगला क्वेश्चन में देखूंगा, आवृत्ति एन तरंगदेश लैम्डा वाले, है ना, तरंग की चाल भी में क्या संबंध है? तो आप याद रखना ये होता है v इक्वल टू एन लेमडा, है ना। v इक्वल टू एन लेमडा, ये फॉर्मूला ही होता है, याद रख लेना। v मतलब होता है क्या? वेग। v मतलब होता है वेग। n मतलब आपको पता ही होता है आवृत्ति, है ना, ये हो जाएगा आवृत्ति। और लेमडा मतलब होता है तरंगदेश। क्या होता है बेटा? तरंगदेश। क्लियर है? चलो आगे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ज का ऐसा मतलब, तो बच्चा बोलेगा बचपन से पढ़ रहे हैं सर, इसे कोई पूछने का सवाल है। जूल, कार्ज का जूल होता है। अच्छा वाट किसका होता है? तो भैया शक्ति का। बोले सर कैसे? अरे आप में शक्ति रहेगा तब तो किसी का वाट बजाओगे, है ना। तो ऐसे याद रख लेना। आगे देखो, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का मान क्या हो जाएगा? देखो सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी, तो जी का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखना, भले हार्ड लगे बट याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻11, यानी ऑप्शन नंबर 2। देखो 6.67 इंटू 10⁻11, और ये यूनिट भी याद रखना। कभी कभी आपको बोल देगा जी का ऐसा मतलब क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। चलो बहुत शानदार आ रहा है। और जिस प्रकार 10th वाले बच्चे फोड़ रहे हैं ना, आप लोग भी फोड़ोगे, चिंता ना करो। आप लोग साल भर पढ़े हो, यानी ऐसे 9 में बहुत कम ही बच्चा अच्छा से पढ़ता है, बट चिंता ना करो। ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पर जो एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले जुड़ करके, 1 सप्ताह पहले जुड़ करके भैया A+ ग्रेड लाया है, तो आप लोग तो चलो फिर भी पहले आ रहे हो, है ना। एग्जाम के टाइम में जो क्वेश्चन देंगे वो भी भिड़ेगा, तो इसलिए अभी भी समय है, आप फोड़ सकते हो यार, है ना। क्या देखो, 4 वस्तुएं PQR तथा S है, प्रत्येक का द्रव्यमान दिया है, किसी का 5 kg है ना, किसी का 10 kg, किसी का 15 kg, किसी का 20 kg। बोला किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? तो मेरी बात याद रखना, जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा, क्या बोला कि जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा उसका जड़त्व सबसे अधिक होती है। जैसे आप अगर ट्रेन को हाथ से रोकना चाहोगे, आप सुपरमैन थोड़ी हाथ से रोक दोगे। कोई ट्रक आ रही है ना, उसका जड़त्व ज्यादा, एकदम मार के भाग देगा आपको। लेकिन साइकिल अगर स्पीड से भी आ रही है तो भी हाथ से आप रोक सकते हो, है ना, रोक सकते हो। क्यों? उसका चीज हल्का है। तो जो चीज हल्का है उसका जड़त्व कम होगा, जो चीज भारी होगा उसका जड़त्व क्या होगा? अधिक होगा। तो किसका अधिक होगा? आप खुद से बोल सकते हो भैया 20 kg वाला, यानी क्या हो जाएगा? एस का। एस ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्यार। चलो देखो, निम्न में कौन सही है? याद रखो निम्न में कौन सही है, तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ये फॉर्मूला याद रखना, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अगर आपको याद है तो याद रखो, नहीं तो आप ऐसे याद रख लेना।
है ना, आप कैसे भी याद कर सकते हो। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये भी फॉर्मूला है। तो आप दोनों में से किसी को भी एक को याद रखो, बाकी दूसरा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर इधर यू स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है क्या, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हो। और इसमें दो फॉर्मूला याद रखना, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, यू प्लस एटी, और एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर यानी हाफ ए टी स्क्वायर। तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगभग बार पूछ ही लेता मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको याद रखना। आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं बता दो। आत्महत्या का थैला मतलब भैया ये थैला फटेगा ना, समझो सबको जला के छार खार कर देगा, तो आत्महत्या का थैला कहलाता है कौन, लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, है ना। अगला देखो, कोशिका की खोज किसने की, तो बेटा रॉबर्ट हुक ने किया था। और कौन करने आएगा, विकास सर ने थोड़ी किया था, और नहीं आप लोगों ने किसी ने नहीं किया था, रॉबर्ट हुक याद रखना। नेक्स्ट, जीन बने होते, देखो जीन जो होता है ना मेरे बच्चे, जीन में क्या होता है ना, अनुवांशिक गुण होता है, यानी आप देखने में कैसे बने, अपने माता पिता जैसे हो, रंग रूप भी बहुत हद तक हो सकता है, तो ये होता है, इनमें अनुवांशिक गुण होता है कि हमारा कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह, हम कैसे देखने में होंगे, ये सब इसमें रहते हैं। तो ये डीएनए जो होता है क्या होता है, अनुवांशिक गुण, और ये डीएनए का टुकड़ा होता है, यानी डीएनए के खंड से बना होता है। ये क्या होता है बेटा, डीएनए के खंड, यानी जीन जो होता है डीएनए के अंदर ही होता है ना, डीएनए का छोटा, डीएनए में छोटे टुकड़े होते हैं, समझ लो, मतलब डीएनए के खंड से बने होते हैं, है ना। चलो, रंगीन प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, रंगीन प्लास्टिक, देखो रंगीन प्लास्टिक की बात हो रही है तो याद रखना, रंगीन प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट तो आपका क्या हो जाएगा, ये कहां होता है, हरी पत्तों में होता है, ये हरा रंग का होता है। और रंगीन मतलब ये पीला, लाल, हरा, किसी भी कलर का हो सकता है, पीला, लाल, नीला, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, रंगीन, है ना। बाकी ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये आपका भोजन का वहन के लिए होता है, भोजन का वहन के लिए होता है, और ये रंगहीन होता है। अगर आपको रंगहीन बोले, क्या बोले, रंगहीन, तो ये कोई कलर का नहीं होता ल्यूकोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट रंगीन होता है, और क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तभी तो ये हरे रंग का होता है ना, ऐसे ट्रिक ला के याद रखना। आप लोग क्लोरोफिल नाम सुनी हो, हरा रंग का होता है ना। चलो अगला देखो, ये क्या हो गया भैया। नेक्स्ट, रक्त क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रतौंधी कैसा रोग है बताओ, अनुवांशिक रोग है, हार्मोनों की गड़बड़ी कारण उत्पन्न होता है, कुपोषण से उत्पन्न होता है, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग, है ना। तो भैया एक तो होमवर्क आपको बनता है ना, एक तो होमवर्क आपको बनता है ना, तो ये आप कमेंट में बताना, आप कमेंट में बताना अपने प्यारे विकास सर के लिए, इसको कहीं से भी बताओ, सर्च करो, किससे पूछो, बट बताना, मैं देखूंगा कितने बच्चे सही बोल रहे हैं, और मैं भी ये देखूँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हमारा साथ देते हो, लगातार वीडियो को शेयर करते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं एक एक क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ेगा, क्योंकि 5 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ता है, तो इसलिए पढ़ लो अच्छे से, है ना, जितना पढ़ा रहे हैं। और हाँ प्यार बच्चे, मेरे लिए, मेरे खातिर अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, है ना। चलो भैया गर्मी लग रहा है तो थोड़ा सा, चलो देख रहे हो, मतलब पढ़ाते पढ़ाते गर्मी लग जाता है। देखो आगे देखो क्या है, क्वार्क कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा, क्वार्क कोशिकाओं में लेटेक्स, सेलुलोज, सुब्रीन की लिग्निन, तो याद रखना सुब्रीन पाया जाता है। क्वार्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, सुब्रीन पाया जाता है ना। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं संबंधी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, या फिर शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कौन बनाता है, तो एपिथेलियम उत्तक बनाता है। यही उत्तक एक रक्षक आवरण बनाता है, रक्षात्मक समझ लो, कवक बनाता है ना। एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है, देखना एनीमिया मतलब होता है खून की कमी, किसकी, खून की कमी, और ये होती है आयरन की कमी से। क्या होती है बेटा, आयरन की कमी से होती है एनीमिया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अरे भैया मारो टिक, ये लो आयरन, है ना। नेक्स्ट है, एक दीर्घकालिक रोग है, दीर्घकालिक मतलब जो लंबा चलता है भैया, तो मलेरिया तो भैया कुछ दिन में मतलब चलो समाप्त हो, लेकिन एक्जिमा जो होता है भैया एक त्वचा पर इरेजेस हो जाता है, खुजली टाइप का होता है, और ये एक कह सकते हो लॉन्ग टर्म का बीमारी है, यानी एक्जिमा हो जाए, क्या हो जाएगा, एक्जिमा, है ना। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध क्या है, देखो वायुमंडल में अगर CO2 बढ़ेगा, क्या होगा बेटा, अगर CO2 बढ़ेगी, है ना, तो तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान, वैश्विक उष्मन, यानी विश्व में क्या पूरा तापमान बढ़ जाएगा, किसके, CO2 के बढ़ने से। और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा भैया, बर्फ पिघलेंगे पहाड़ से, और बर्फ पिघल कहां जाएगा, समुद्र में, और समुद्र का स्तर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अरे ऊंचा उठेगा सर। तो यानी क्या हो जाएगा, CO2 अगर बोले तो इनडायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, ये समुद्र के उठने से संबंध है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं क्या कहलाता है, पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, अर्थात यह है कि पौधे जो पदार्थ निकालते हैं उसके बोलते हैं लैटेक्स, या फिर आप उसे बोलते हो जैव रसायन, क्या बोलते हो, जैव रसायन, है ना। मलेरिया का रोग वाहक क्या कहलाता है बताओ, मलेरिया का रोग वाहक क्या कहलाता है, मलेरिया का रोग वाहक क्या कहलाता है, मलेरिया कौन में ले आता है भैया, तो बोले सर मलेरिया तो मच्छी नहीं, मलेरिया कौन, मच्छर, है ना, मच्छर के
मतलब मच्छर गंदे जगह बैठ जाते हैं, फिर यहाँ वहाँ काट देता है, तो क्या हो जाएगा, उससे फैलता है मलेरिया। वो रोग वाहक कौन है, मलेरिया का मच्छर है। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते हैं। बता दूं, ये अंतिम प्रश्न है, उसका उत्तर बताने से पहले बता दूं, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे लाल, है ना, तो जरूर कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया है, लाइव क्लासेस होगा वहां पर धुआंधार, बस 10th का एग्जाम खत्म हो जाए उससे पहले आप लोग यहाँ पर भी मैं आप लोग का मतलब फुल तो तैयारी होगा, चिंता ना करो, बस सब्सक्राइब करके रख लो। और इस चैनल में भी सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे वीडियोस आप लोग ले आएंगे, चिंता नहीं करने का, विकास सर खड़ा है ना आपके लिए, है ना। देखो तो क्या होगा, प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है क्या कहलाता है, रासायनिक पदार्थ कहलाता है, वस्तु कहलाता है, प्राकृतिक संपदा कहलाता है, या फिर आपका उपयोगी पदार्थ कहलाता है। चलो ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कमेंट में जरूर बोलना कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हो। और ईमानदारी से मैं एक चीज आप सभी से जरूर चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे कि ये सेशन को ध्यान से देखो, और यही सेशन नहीं, जितना भी वीडियो आप लोगों के लिए हम अपलोड करें, जितना भी वीडियो है ना, सभी को देखो। मैं कह रहा हूं आपका उससे बाहर प्रश्न नहीं आने का, है ना, नहीं आने का मतलब नहीं आने का। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखो, अंतिम प्रश्न, प्राकृतिक संपदा जिनका मनुष्य उपयोग, तो प्राकृतिक संपदा बोल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य, प्राकृतिक पदार्थ क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संपदा, है ना, प्राकृतिक संपदा हो जाएगी। तो बताओ कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और इस वीडियो में इतना ही बेटा, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।